Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है एग्ज़ाम्स की तैयारी? अब तो मीन्स आई डोंट नो बट ऑनलाइन भी होने वाले हैं एग्ज़ाम्स. सो हम इसके पहले वाले सेशन में हम बात कर चुके थे किसके बारे में? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में. इस सेशन में हम दो और लॉज के बारे में जानने वाले हैं जो कि मेंडल ने अपने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से दिए थे. ओके, सो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो F1 जनरेशन थी, यानी कि जो F1 फिलियल 1 जनरेशन थी, उसमें हमें क्या मिले थे? सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, क्योंकि जो डोमिनेंट ट्रेट था वो क्या था? सो जो डोमिनेंट ट्रेट था वो क्या था? टी था, कैपिटल टी. ऑलराइट, एंड द रिसेसिव ट्रेट वाज स्मॉल टी. जितने भी हमें हाइब्रिड मिले थे, यानी कि प्रोजेनी जो थी फिलियल 1 जनरेशन की, जिसमें हमने होमोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करा था, उनका सारा का जीनोटाइप क्या था? ये था, टी और टी था. तो ऑफ कोर्स अगर कैपिटल टी डोमिनेंट है, अगर ज्यादा ताकतवर है, तो क्या होगा? सारे प्लांट्स टॉल होंगे. अब फिलियल 2 जनरेशन में एक बार और हमने क्या किया? जो हमें प्रोजेनी मिली थी उसे हमने सेल्फ पॉलिनेट करा दिया. सेल्फ पॉलिनेट मतलब कि एक दूसरे के बीच में ही पॉलिनेट करा दिया. ओके, तो यहाँ में मिले टी टी एंड टी टी. तो चलिए आइए और एक बार पन्नेट स्क्वायर बना के देखते हैं. ओके, ये है हमारा पन्नेट स्क्वायर. ऑल राइट, ये है मेल एंड ये है फीमेल. ओके, सो हमारा पहला पेरेंट है टी टी, यहाँ लिख देते हैं. दूसरा पेरेंट है टी और स्मॉल टी. तो अब जो जनरेशन मिलेगी, अब हम उसमें देखते हैं कि इसका जीनोटाइप कैसा होगा एंड फिनोटाइप तो पता चल ही जाएगा. तो कैपिटल टी और कैपिटल टी बताइए क्या होगा? टी, कैपिटल टी होगा दो ठो. उसके बाद होगा एक स्मॉल टी एंड एक कैपिटल टी. ऑलराइट, नेक्स्ट होगा एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी, अगेन टी टी होगी. एंड देन जो लास्ट वाला प्रोजेनी होगा, ये दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे. ऑलराइट, ये हो गए दो स्मॉल टी. तो जो जीनोटाइप है वो हमें मिला क्या? फर्स्ट का टी टी मिला, सेकेंड का क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड का भी वही मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड जो लास्ट था उसका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मिला. अब इसका फिनोटाइप आप लोग मुझे बताएंगे, वीडियो पॉज करके बताइए क्या क्या फिनोटाइप हो सकते हैं. सोचिए वीडियो पॉज करके. ऑफ कोर्स आप लोगों ने सोचा होगा बहुत अच्छे से. अब मैं बता देती हूँ, ये जो टी टी है, ये दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है यहाँ पे. तो क्या होगा? प्लांट टॉल होगा ऑफ कोर्स. देन ये है कैपिटल टी है स्मॉल टी है, जैसा कि पहले जनरेशन में यानी कि फिलियल 1 जनरेशन में जैसा हुआ था वैसा यहाँ पे हो जाएगा, टॉल प्लांट होगा. देन अगेन ये टी टी है, ये भी टॉल होगा. नेक्स्ट जो ये लास्ट जो है स्मॉल टी, ये दो रिसेसिव अलील्स हैं. तो मैंने आपको बताया था कि अगर डोमिनेंट अलील नहीं रहेगा तभी रिसेसिव अलील खुद को क्या कर पाएगा? एक्सप्रेस कर पाएगा. तो एक प्लांट जो है वो शॉर्ट रह जाएगा यहाँ पे. ऑलराइट, तो इससे हमें क्या पता चला कि एक प्लांट जो है हमें इतना बड़ा मिलेगा, यानी टॉल मिलेगा, दूसरा भी टॉल मिलेगा. ऑलराइट, तीसरा भी टॉल मिलेगा क्योंकि डोमिनेंट है टी वाला पार्ट. एंड जो चौथा होगा वो थोड़ा सा छोटा मिलेगा, डॉर्फ मिलेगा. ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? ये सारे क्या है? टॉल हैं, थोड़े से लंबे लंबे प्लांट है. एंड ये क्या हो जाएगा? इनका जीनोटाइप क्या है? टी टी, टी एंड टी, टी स्मॉल टी, एंड इसका है स्मॉल टी. ये सारे का जीनोटाइप है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फिलियल 1 जनरेशन थी उसमें हमने देखा कि सारे प्लांट्स क्या थे? टॉल थे. लेकिन जो फिलियल 2 जनरेशन मिली उसमें एक शॉर्ट भी है, यानी कि वो जो रिसेसिव अलील है वो फिलियल 1 जनरेशन में भी प्रेजेंट थी. ऑलराइट, प्रेजेंट थी लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी खुद को, लेकिन क्या थी? वो प्रेजेंट थी. अब जब इतने देर वो लोग साथ में रहे तो ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेड्स एक दूसरे में मिक्स हो गए, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके एक मीडियम हाइट का प्लांट बना लिया, ऐसा नहीं हुआ. ऑलराइट, क्या हुआ कि
अब जब दूसरी बार हमने उसे सेल्फ पॉलिनेट कराया, यानी कि फीलियल 2 जनरेशन जब हमने दी, तो क्या हुआ कि फिर से गेमेट्स क्या हुए, ये हो गए, गेमेट्स क्या हुए, डिवाइड हो गए, किसमें, प्रोजेनीज में। ऑलराइट, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है। ओके, इन F1 हाइब्रिड द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव ट्रेट दो रिमेन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट डजंट मिक्स, यानी कि वो मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते एक दूसरे में। एंड सेपरेट और सेग्रीगेट, सेपरेट होना या सेग्रीगेट होना, डिवाइड होना, ये सारी एक ही चीजें हैं। ओनली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस में कि कैसे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे डिवाइड होते हैं क्रोमोसोम्स या फिर अलील्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही डिवाइड हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि गैमेट, जो हमारा गैमेट है वो प्योर है, उसमें एक ही एलील प्रेजेंट रहेगी, या तो टॉल वाली प्रेजेंट रहेगी या फिर शॉर्ट वाली प्रेजेंट रहेगी। ऑलराइट, जो गैमेट मदर से आ रहा है एंड जो गैमेट फादर से आ रहा है, उन दोनों में ऐसा नहीं है कि मदर में टॉल शॉर्ट दोनों प्रेजेंट होगा या फिर फादर में टॉल शॉर्ट दोनों प्रेजेंट होगा प्रोजेनी के लिए। ओके, इंडिविजुअल उनके बॉडी में प्रेजेंट होगा, लेकिन जब हमें फ्यूजन के लिए गैमेट्स चाहिए, जर्म सेल्स जब आएंगे फ्यूजन के लिए, तो उनमें ऐसा नहीं है कि एग में टॉल और शॉर्ट दोनों का ट्रेट प्रेजेंट होगा या फिर स्पर्म में टॉल और शॉर्ट दोनों का होगा, कोई एक ही ट्रेट प्रेजेंट होगा। यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को ये एक्सप्लेन करता है ये लॉ। समझ में आ गई बात कैसे ये लॉ काम करता है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, टू द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। ओके, अब तो हम जब तक अभी तक फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जब पढ़ रहे थे तो हम एक ही ट्रेट ले रहे थे पढ़ने के लिए, यानी कि टॉलनेस ले रहे थे, हाइट ले रहे थे पढ़ने के लिए। अब क्या है, हम यहाँ पे दो ट्रेट्स की इनहेरिटेंस देखेंगे साथ में। ऑलराइट, हम यहाँ दो ट्रेट्स ले रहे हैं। हमने पहला एक प्लांट लिया जिसके सीड्स क्या है, राउंड और ग्रीन है। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? फिर भी मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि स्क्रीन पे विजिबल ना हो ठीक से। हमने एक प्लांट लिया जिसके जो सीड्स हैं, यानी कि जो पी है, उसका कलर लिया एंड उसका शेप लिया। पी कलर यानी कि पॉड कलर, हमने क्या लिया, पॉड कलर एंड पॉड शेप। ओके, पॉड शेप हमने लिया। ओके, तो दो कैरेक्टर्स हमने लिए, पहला है पॉड कलर, दूसरा है पॉड शेप। ऑलराइट, तो पॉड कलर में से हमने पहले राउंड और ग्रीन लिया एंड उसके साथ क्रॉस कराया किसको, उसके साथ क्रॉस कराया किसको, रिंकल्ड येलो पॉड को। ओके, हमने क्रॉस किया तो उसके बाद हमें कैसा पॉड मिला, राउंड और येलो पॉड मिला, जो कि क्या है, दोनों का मिक्सिंग है। ऑलराइट, राउंड इसमें से आया, जो डोमिनेंट है इसमें से आया, एंड इसका जो डोमिनेंट है वो इसमें से आ गया। तो इसमें से हमें पता चल गया कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है एंड कौन रिसेसिव ट्रेट है। मतलब यहाँ अगर हम देखें राउंड और ग्रीन में, तो राउंड क्या है, डोमिनेंट है। रिंकल्ड और राउंड में देखें अगर कंपेयर करें तो क्या है, राउंड क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, और क्या है, रिंकल्ड क्या है, रिंकल्ड यहाँ पे रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। ऑलराइट, एंड अगर हम ग्रीन और येलो में देखें तो ये जो येलो है ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, एंड ग्रीन क्या है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। समझ में आ रही है बात? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को यूज करने, जब भी हम डोमिनेंट लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जब रिसेसिव लिखते हैं तो स्मॉल लेटर का हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें रिंकल्ड और येलो क्या मिले, सीड्स मिले या फिर पॉड्स मिले। अब हमने अगेन पहले वाला प्रोसीजर अपनाया, फीलियल 2 जनरेशन प्रोड्यूस की, जो कि हमने इसको क्रॉस करके की, जो प्रोजेनी मिला उसे हमने क्रॉस किया, सेल्फ पॉलिनेट किया। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? अब जब हमने सेल्फ पॉलिनेट किया
तो हमें कुछ नए वेरिएशंस दिखे, यानी कि कुछ नए कॉम्बिनेशंस दिखे। ऑलराइट, यहाँ पर हमें मिले थे सिर्फ येलो और क्या थे, राउंड थे। अब यहाँ हमें रिंकल्ड और येलो भी मिले एंड रिंकल्ड ग्रीन भी मिले। किस रेशियो में मिले, 9:3:3:1। ये जो क्रॉस है ये थोड़ा बड़ा है, लेंदी क्रॉस है। अगर आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो। किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पहले पेरेंट का लिखेंगे RRYY एंड देन दूसरे पेरेंट्स का RRYY, देन क्रॉस कर करके हम लिखते जाएंगे। तो हमें सबसे ज्यादा जो मिला, सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो मिली वो किसकी मिली, राउंड एंड येलो की मिली। यानी कि 9 तो हमें 9 रेशियो क्या है इसका, 9:3:3:1। यानी कि 9 हमें क्या मिले, सबसे ज्यादा जो मात्रा थी वो किसकी थी, राउंड और येलो की थी। उससे कम 3 किसकी थी, उससे कम थी राउंड ग्रीन की। ऑलराइट, ये 3 है, राउंड ग्रीन है। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात। एंड और 3 कौन थे, सो जो रिंकल्ड येलो था वो हमें 3 मिला। ऑलराइट, 3 मिली। एंड जो सबसे कम है, जो सबसे रेसेसिव था ट्रेट, यानी कि क्या था सबसे रेसेसिव, रिंकल्ड ग्रीन सबसे रेसेसिव था। रिंकल्ड ग्रीन जो है वो हमें 1 मिला, यानी कि सबसे कम मिला क्योंकि वो रेसेसिव ट्रेट है। ऑलराइट, तो इसी तरह से हमने निकाला इसका पनेट स्क्वायर बना करके। तब अब इससे हमें क्या पता चला कि ये जो ट्रेट्स हैं, यानी कि जो पॉड शेप है, पॉड शेप एंड जो पॉड कलर है, ये जो हमने 2 ट्रेट्स लिए थे, ये जो पॉड शेप और पॉड कलर हमने लिया था, ये दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि जब ग्रीन कलर होगा तभी उसके साथ रिंकल्ड आएगा, या फिर येलो होगा तभी उसके साथ राउंड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये दोनों ट्रेट्स क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, यानी कि जो इनका सेग्रीगेशन है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑलराइट, कोई सीड येलो भी है तो रिंकल्ड हो सकता है। ऑलराइट, एंड कोई सीड अगर ग्रीन भी है तो राउंड हो सकता है, कोई सीड अगर ग्रीन है तो रिंकल्ड भी हो सकता है। ऑलराइट, ये हमें किससे पता चला, पनेट स्क्वायर से पता चला, दूसरे फिलियल जनरेशन से पता चला। ऑलराइट, या अगर कोई येलो है तो रिंकल्ड भी हो सकता है, राउंड है तो ग्रीन भी हो सकता है। इस टाइप का हमें मिला, क्या मिले, कॉम्बिनेशंस मिले। एंड इन कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता चला कि ये दोनों जो ट्रेट हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। कोई भी अगर 2 ट्रेट हम स्टडी करेंगे, मान लेते हैं अगर हम लोग हेयर कलर और हाइट को भी साथ में स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसका लंबा हाइट होगा उसी का ब्राउन हेयर कलर होगा, जिसका लंबा हाइट है उसका ब्लैक भी हो सकता है, या फिर जिसका शॉर्ट हाइट है उसका भी ब्लैक हो सकता है, उसका भी ब्राउन हो सकता है। ऑलराइट, तो ये दोनों जो ट्रेट्स हैं, अलग अलग ट्रेट्स कभी भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। यही समझाता है कौन सा लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट यानी कि सेग्रीगेशन, डिविजन। ऑलराइट, the inheritance of one character is always independent of the other character within the same individual। अब क्या है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर में, जो मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिपेंडेंट होंगे, अगर 2 ट्रेट है तो वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा सेग्रीगेट होने के लिए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ओके, सो इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, कैसे ट्रेट्स जो हैं वो प्रोजेनी में जा रहे हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, बोथ पेरेंट विल कंट्रीब्यूट अ कॉपी ऑफ सेम जीन। अब क्या होगा, सेम जीन यानी कि मान लेते हैं हमने यहाँ जीन लिया, हेयर कलर ले लिया। ओके, हेयर कलर ले लिया। पेरेंट जो है, दोनों पेरेंट्स जो हैं, यानी कि जो मदर है जो फादर है, वो अपने एक एक जीन, एक एक पर्टिकुलर जीन क्या करेंगे, प्रोजेनी में पास ऑन करेंगे। ऑलराइट, यानी कि अगर फादर का ब्राउन हेयर है तो वो ब्राउन हेयर का ट्रेट पास ऑन करेंगे, या अगर मदर का अगर ब्लैक हेयर है तो वो ब्लैक का भी ट्रांसफर कर सकती है, या फिर अगर एक रेसेसिव ट्रेट अगर प्रेजेंट है तो वो भी
ट्रांसफर होती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म चलता जा रहा है। तो बोथ पेरेंट्स विल कंट्रीब्यूट अ कॉपी ऑफ द सेम जीन। यहाँ पर जीन हमने क्या लिया है, हेयर कलर। अब हेयर कलर यानी कि एक ही जीन है, तो एक ही जीन की कॉपी को, यानी कि अलग अलग जो अलील्स हैं, यानी कि जो फॉर्म्स हैं एक ही जीन के, उनके अलग अलग फॉर्म्स को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे पेरेंट्स प्रोजेनी में। ऑलराइट, कंट्रीब्यूट करेंगे, मिलाएंगे। ओके, क्योंकि फ्यूजन होगा आगे तो गैमेट्स का। सो ईच इंडिविजुअल विल कंटेन 2 अलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। अब क्या होगा कि जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, 2 अलील्स होना चाहिए एक जीन का, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। ओके, तो एक जीन का 2 अलील्स होना चाहिए, 2 फॉर्म्स होना चाहिए, क्योंकि 2 पेरेंट है, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते फॉर्म्स। ओके, देन therefore one germ cell must have only 1 allele of the particular gene। अब ये तो समझी हुई बात है कि अगर कोई नया इंडिविजुअल है उसमें सिर्फ 2 जीन्स प्रेजेंट, 2 अलील्स प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी जीन के। फॉर एग्जांपल हेयर कलर के सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, या फिर ब्राउन होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ब्लू नहीं हो सकता अब यहाँ पे, क्योंकि 2 ही पेरेंट्स हमने कंट्रीब्यूट करा। ऑलराइट, या फिर ब्लैक और ब्लू होना चाहिए। ओके, क्योंकि 2 पेरेंट्स से हमने जीन्स लिए, 3 तो नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो अगर 2 हमने लिए हैं तो क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट आ रहा है एंड एक फीमेल गैमेट आ रहा है। तो हर गैमेट में एक एक प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो एक और एक मिल के 2 होगा। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात। ओके, अब क्या होता है कि जो डीएनए है वो क्या होता है, पीसेस में प्रेजेंट होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ईच सेल यानी कि ईच जाइगोट विल कंटेन 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। अब ईच जाइगोट जो होगा, ईच जो हमारा नया इंडिविजुअल होगा उसमें क्या होंगे, 2 कॉपीज होंगे, हर क्रोमोसोम के 2 कॉपीज होंगे, यानी कि 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि इसका एक होगा एंड इसका एक होगा, एक ब्लैक हेयर का होगा एंड एक ब्राउन हेयर का होगा, और जो भी एक डोमिनेंट है दोनों में से वो खुद को एक्सप्रेस करेगी। ओके, समझ में आ रही है बात। तो एक ही जीन होना चाहिए एक जर्म सेल में, एक ही अलील, सॉरी जीन नहीं, अलील, एक ही फॉर्म प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी चीज का एक जर्म सेल में। तो ये कैसे होता है, and when 2 germ cells combine they restore the number of chromosomes in the progeny and this maintains the stability of the amount of DNA in a species। अब क्या होता है कि जब ये 2 germ cells ने कंबाइन किया, यानी कि मदर ने एंड फादर ने कंबाइन किया, तो जाइगोट में क्या हुआ, अगेन 2 बन गए। ओके, 2 से ज्यादा। अब अगर जर्म सेल में 2 होता तो मदर से भी 2 आता, फादर से भी 2 आ जाता, तो ज्यादा हो जाते नंबर। ऑलराइट, 4 हो जाता, तो ये क्या हो जाता, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता। तो 2 जो नंबर है उसे मेंटेन करने के लिए हर जर्म सेल में किसी भी जीन का एक ही अलील प्रेजेंट होगा, या तो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगी या फिर रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगी। समझ में आ रही है बात। जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में एंड थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन का भी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।